स्वागत है आप सभी का रोहिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा विषय चल रहा था राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जिसमें हमने राजस्थान आर्थिक प्रवृत्तियों का वृहद परिदृश्य देखा था। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हमने पढ़ लिया था। हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में ही जो अपने टॉपिक बाकी रह गए थे, आज उनको कंप्लीट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमने कृषि परिदृश्य, भूपयोग, प्रचलित जोतधारक, उत्पादन तथा उत्पादकता, कृषि विपणन, जल संसाधन, भूजल। अभी तक हमने टॉपिक देखते हैं कृषि परिदृश्य, भूपयोग, उत्पादन तथा उत्पादकता, कृषि विपणन, प्रचलित जोतधारक, जल संसाधन, भूजल। यहाँ तक अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज अपनी जो चर्चा का विषय रहेगा उनमें हम पढ़ेंगे पशुपालन एवं डेयरी विकास। पशुपालन एवं डेयरी विकास, मत्स्य वानिकी तथा सहकारिता। पशुपालन एवं डेयरी विकास राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका क्या है तथा इनका करंट में योगदान क्या है। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसमें क्या भूमिका है, वहीं बात करेंगे मत्स्य वानिकी और सहकारिता। ये 4 पॉइंट है अपने डिस्कशन के रहने वाले। अभी हम इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम टॉपिक पे आते हैं जिसमें अपना एक टॉपिक है राजस्थान राज्य भंडारण निगम, RSWC। राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, इसका मुख्य उद्देश्य या इसके कार्य क्या है। मुख्य कार्य है इसका गोदामों में भंडार गृह हैं उनका निर्माण करना। जो RSWC है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, इसका मुख्य कार्य या इसका जो पर्पज है वो है राजस्थान में भंडार गृह या गोदाम है उनका किस तरह निर्माण किया जाए, और निर्माण साइंटिफिक मेथड से वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। जैसे किसानों को, सहकारी समितियों को, व्यापारियों को, सरकार को, अन्य संस्थानों को। यहाँ पे सरकार हो सकती है, किसान हो सकते हैं, सहकारी समिति हो सकते हैं आदि को किस तरह जो उनकी कृषि उत्पाद है, रासायनिक उर्वरक है, बीज है, खाद है, कृषि यंत्र है या फिर अन्य निर्दिष्ट वस्तुएं हैं, किसानों को, सरकार को तथा अन्य व्यापारियों को जो उनकी विभिन्न फसलें उत्पादन हो सकता है या फिर उर्वरक हो सकता है या फिर अन्य कोई वस्तुएं हो सकती है, उनको किस तरह वैज्ञानिक तरीके से उनका संरक्षण किया जा सके वैज्ञानिक पद्धति से। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, भंडार गृह है, भंडार गृह है या फिर गोदामों की किसानों को, सरकार को, व्यापारियों को उनकी जो उत्पादन है, उनकी जो कृषि उत्पाद है, अन्य यंत्र है, अन्य वस्तुएं आदि को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने के लिए राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, यह कार्यशील है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। वहीं हम बात करें कि जो निगम है इसके द्वारा जो शुल्क होता है, जो अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति है उसके लिए 70% छूट है, 70% की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति, ST और SC, ST और SC के लिए 70% छूट है। वहीं अन्य कृषक हैं, अन्य अदर फार्मर्स हैं, उनके लिए यह छूट है 60%। जो SC ST फार्मर्स है उनके लिए 70%, जो अदर फार्मर्स है उनके लिए 60% की छूट दी जाती है। वहीं बात करें जो सहकारी समितियां हैं उनको ये छूट दी जाती है 10%। जो सहकारी समितियां होती है उनको छूट दी जाती है 10%। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो RSTC है वह है एक तो गोदाम या फिर भंडार गृह, भंडार गृह, भंडार गृहों का निर्माण करती है। निर्माण क्यों करती है इनका, तो निर्माण करने का कारण वहाँ पे किसानों को, व्यापारियों को, व्यापारियों को या फिर सरकार, या फिर सरकार। जो RSTC है यह है गोदाम या भंडार गृहों का निर्माण करती है। निर्माण क्यों करती है कि जो किसान है, व्यापारी है, सरकार है, ये अपने जो खाद्यान्न है इनकी, इनके लिए इनकी
उत्पादन हो सकता है जो कि कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हो सकता है, यंत्र हो सकते हैं या फिर अन्य वस्तुएं, इनके लिए अप्रोच होनी चाहिए वैज्ञानिक 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 पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से किस तरह है इनका संरक्षण किया जाए। इसके लिए RSDC है, RSWC 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 राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, वो इन सभी के लिए कार्यशील। वहीं हम बात करें कि जो RSWC है इसके द्वारा कुछ छूट दी जाती है, और वो छूट है अलग अलग, जैसे SC या फिर ST, इनके लिए है 70%। वहीं बात करें जो अदर फार्मर्स है उनके लिए छूट है 60%। जो सहकारी समितियां हैं उनके लिए ये छूट है 10%। तो ये हमने चर्चा की, जिसमें 70%, 60%, 70%, 60% और 10% छूट दी जाती। ये अपना पहला टॉपिक है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे हमें पशुपालन पढ़ना है, और पशुपालन के रिगार्डिंग हमें ये देखना, राजस्थान है वो मुख्यतः, राजस्थान की यदि जलवायु की बात करें वो शुष्क अर्धशुष्क है। यदि पश्चिमी राजस्थान लगभग 60% है, लगभग जो अपना है राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यदि हम राजस्थान की बात करें, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, अरावली के उत्तर और पश्चिम ये वाला भाग है, तो यहाँ पे जलवायु शुष्क अर्धशुष्क पाए जाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा भूभाग है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो इसके रिगार्डिंग यदि हम देखें तो पशुपालन विशेषकर शुष्क तथा अर्धशुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्र के लिए एक सहायक गतिविधि नहीं है। ये सिर्फ एक सहायक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख आर्थिक गति, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यह प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यदि राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में पशुपालन सिर्फ एक सहायक गतिविधि ना होकर यह एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो कि अकाल की स्थिति, ड्रॉट, सूखा की स्थिति, अकाल की स्थिति कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। जब अकाल की सूखे की स्थिति होती है उस टाइम पशुपालन है किसान के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये जो फार्मर है उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। ये स्थिति राजस्थान में देखने को मिलती है। और राजस्थान पशु संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य भी है, और राजस्थान में सर्वोत्तम नस्ल के गोवंश, भेड़, ऊंट, राजस्थान पशु संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ पे पशुधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरता के साथ पाया जाता है। वहीं सर्वोत्तम नस्ल की बात करें, गोवंश, भेड़, ऊंट इत्यादि पाए जाते हैं। यदि हम बात करें पशुगणना 2019 की बात करें तो 2019 के अनुसार राज्य में 568.01 लाख पशुधन, 568.01 लाख पशुधन है, जो देश के कुल पशुधन का 10.6%, देश के कुल पशुधन का 10.6% है। वहीं कुल पशुधन की बात करें 568.01 लाख है। यदि राजस्थान में 2019 की पशुगणना की बात करें तो कुल पशुधन है 568.01 लाख, और देश के कुल पशुधन का ये है 10.60%। वहीं बात करें कुक्कुट की तो 146.23 लाख, 146.23 लाख कुक्कुट है। तो हमने यहाँ पे दो फैक्ट देखे। पहला, कुल पशुधन है 568, वहीं बात करें कुक्कुट की तो 146.23, कुल पशुधन 568.01 लाख, वहीं बात करें कुक्कुट की 146.23 लाख कुक्कुट, 146.23 लाख कुक्कुट। यदि दूध उत्पादन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें राजस्थान में तो यह है 14.63%, मिल्क प्रोडक्शन 14.63। यदि हम बात करें राजस्थान के संबंध में मिल्क प्रोडक्शन तो यह है 14.63। वहीं ऊन उत्पादन की बात करें 42.45%, ऊन उत्पादन है 42.4, इसको याद करते हैं। ऊन उत्पादन है
वो है 42.45%। वहीं दूध उत्पादन है 14.63, दूध उत्पादन है 14.63%, और ऊन उत्पादन है 42.45%। 42.45% ऊन उत्पादन है, जबकि दूध उत्पादन है 14.63, दूध उत्पादन है 14.63%, ऊन उत्पादन है 42.45। यदि हम बात करें कुल उत्पादन 2022-23 में, तो दूध है 33,307 टन, 33,307 टन। मांस की बात करें तो यह है 240,000 टन। अंडा 2,761 लाख, 2,761 लाख। वहीं ऊन की बात करें 161 लाख किलोग्राम, ऊन है 161 लाख किलोग्राम। अंडा है 2,761 लाख, मांस है 240,000 टन, दूध है 33,307। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स देखे कि जो राजस्थान है वो पशु गणना 2019 के अनुसार 568.01 लाख पशुधन, 568.01 लाख पशुधन, जो कि देश के कुल पशुधन का 10.60%, देश के कुल पशुधन का 10.60%। कुल पशुधन है 568.01 लाख पशुधन। यदि कुल कुक्कुट की बात करें, कुल कुक्कुट की बात करें तो 146.23 लाख कुक्कुट है। फिर हम बात करते हैं 2021-22 में दूध उत्पादन तथा ऊन उत्पादन। दूध उत्पादन है 14.63% दूध उत्पादन है। ऊन उत्पादन है 42.45, ऊन उत्पादन है 42.45%, ऊन है 42.45%। वहीं दूध उत्पादन है 14.63%। यदि कुल उत्पादन 2022-23 में मांस है 33,307, दूध है 33,307, वही मांस है 240,000 टन। अंडा 2,761 लाख, ऊन है 161 लाख किलोग्राम, ऊन है 161 लाख किलोग्राम। फिर हम आगे देखते हैं और अपना देश के कुल पशुधन है, देश के कुल पशुधन में हम बात करें कि सर्वाधिक राजस्थान में ऊंट है 84.43, ऊंट है 84.43%। यदि देश के कुल पशुधन में हम बात करें कि राजस्थान में ऊंट है 84.43%, वहीं भैंस है 12.47, भैंस है 12.47। भैंस की बात करें तो यह है 12.47%, ऊंट है 84.43, गोवंश है 7.24, गोवंश है 7.24, गोवंश है 7.24, गोवंश है 7.24। वहीं बकरी की बात करें, गोवंश का डबल, गोवंश है 7.24 तो बकरी है 14%, गोवंश है 7.24, गोवंश है 7.24 तो बकरियां हैं 14%। फिर हम बात करें भेड़ की, गोवंश तथा बकरियां, गोवंश है 7.24%, बकरियां 14, तो भेड़ इन दोनों के मध्य 10। गोवंश 7.24%, बकरियां 14%, तो भेड़ है 10.64, भेड़ है 10.64। लगभग अप्रोक्सीमेट यदि हम याद करें तो अपने पास गोवंश 7.24, लगभग 7%। वहीं बात करें हम बकरियों की 14%, भेड़ 10%, भैंस 12% तथा सर्वाधिक ऊंट 84.43, सर्वाधिक ऊंट है 84.43%, ऊंट है 84.43%। गोवंश है 7.24%, बकरियां है 14%, भेड़ है 10.64% और भैंस है 12.47, भैंस है 12.47%। फिर हम आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए। राजस्थान की प्रथम पशु गणना है वो 1919, राजस्थान की प्रथम पशु गणना बोल दो उसको, चाहे भारत की प्रथम पशु गणना, यह 1919 में भारत की प्रथम पशु गणना बोल सकते हैं, या फिर राजस्थान की प्रथम पशु गणना बोले तो ये 1919 में, 1919 में। जो 20वीं पशु गणना है राजस्थान की, जो 20वीं पशु गणना है वो हुई थी 2017 में, 20वीं पशु गणना है 2017 में, और इसके डेटा रिलीज किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को, 16 अक्टूबर 2019 को डेटा रिलीज किए थे, 16 अक्टूबर 2000। और जो पशु गणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष से, पशु जनगणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। जो पशु गणना है प्रत्येक 5 वर्ष से की जाती है। अभी तक हमने देखा जो 20वीं पशु गणना है 2017 की,
वो 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशुगणना है 2017 में हुई थी, वो 16 अक्टूबर 2019। जो 20वीं पशुगणना है वो 2017 में हुई थी, जो कि 16 अक्टूबर 2019 को डाटा इसके जारी किए। इसके डेटा है 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। पशुगणना 20वीं हुई थी 2017 में। और भारत की प्रथम पशुगणना 1919, भारत की प्रथम या राजस्थान 1919 में, 20वीं 2017 में, जिसके डेटा जारी हुए थे 16 अक्टूबर 2019 को। प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर तथा पशुपालन विभाग, जो पशुगणना है वो राजस्व मंडल अजमेर तथा पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। पशुपालन विभाग तथा राजस्व मंडल। पशुपालन विभाग जो पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, ये करवाई जाती है पशुपालन विभाग तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। वहीं जिला पशुगणना अधिकारी होता है जिला कलेक्टर डीएम। जो जिला पशुगणना अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट देखे हैं जो पशुगणना से संबंधित। फिर हम राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं उनसे संबंधित बात करें तो जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा है 2022-23 में 38 से 48, तो यहाँ पे 10 की वृद्धि। 38 2022 में 38 थी, 2023 में 48। जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, वो 2022 में 38 थे, 2023 में 48, इनमें हुई 10 की वृद्धि। वहीं बात करें प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, वो 813 से हो गए 831। यहाँ पे 13 है, को उल्टा कर दिया तो ये हो गए 31। 813 से 800 प्रथम श्रेणी 813, 813 लास्ट में 13, इसको उल्टा कर देंगे 31, 831, 831। वहीं बहुउद्देशीय 38, बहुउद्देशीय 38, 38 से 2023 में 48। वहीं बात करते हैं पशु चिकित्सालय 2095 से 2187, लगभग 2100, 2095 2100 से 2187, 2095 से 2187। फिर हम बात करते हैं पशु चिकित्सा उप केंद्र, जो सब सेंटर है वो 6030 से 7100, 6030 से 7167, 6030 से 7167। यहाँ पे 2022 में 6000 थे उप केंद्र, वहीं 2023 में 7167। जबकि जिला चल पशु चिकित्सालय कोई परिवर्तन नहीं है, 2022 में भी 102 थे, 2023 में भी 102, 102 के 102। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2022-23 में जो पशु चिकित्सालय संस्थाएं हैं उनमें किस तरह वृद्धि हुई है, किस तरह उनकी संख्या में वृद्धि की गई है, ताकि जो पशुओं से संबंधित रोग होते हैं उनका टाइम पे किस तरह उपचार किया जा सके। फिर हम आगे देखते हैं और हमारे पास कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ केंद्र है, वो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास पहला है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो उदयपुर में। वहीं बात करें गाय अभ्यारण्य, वहीं बात करें हम गाय अभ्यारण्य, यह है बीकानेर में। गाय अभ्यारण्य है वो नापासर बीकानेर में, गाय अभ्यारण्य है वो नापासर बीकानेर में। जबकि भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर में। नेक्स्ट अपने पास है केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, यह है हरियाणा, हिसार हरियाणा। केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में, यह है हिसार हरियाणा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, यह अविक्कानगर मालपुरा टोंक। यह हमने एक क्लास ली थी जहाँ पे हमने विभिन्न सेंटर्स पढ़े थे राजस्थान के, वहाँ पे पढ़ा था कि जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो अविक्कानगर टोंक या फिर मालपुरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे मालपुरा। फिर अपने पास है राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान, राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान, ये सीकर की फतेहपुर तहसील में, ये है सीकर, फतेहपुर सीकर में। राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो फतेहपुर सीकर में। फिर हम बात करें केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है, यह है मखदूम उत्तर प्रदेश में, मखदूम उत्तर प्रदेश में, मखदूम उत्तर प्रदेश। जो केंद्रीय बकरी
प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वो उत्तर प्रदेश में। वहीं बात करें राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, यदि हम राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह है अजमेर में, अजमेर के रामसर में। जबकि सेंटर की बात करें, केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र की बात करें, वो मखदूम उत्तर, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र मखदूम उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र तो यह है रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर। फिर अपने पास राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान केंद्र है वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में, ऊंट जोहड़बीड़ बीकानेर में। फिर अपने पास मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र यह है झीलों की नगरी उदयपुर में, सर्वाधिक जिले हैं उदयपुर में, तो मत्स्य से रिगार्डिंग है वो है उदयपुर, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उदयपुर। उदयपुर को हम बोलते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। और अभी जो हाल ही में सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम हुई थी वहां पे पूछा भी गया था पिछोला झील वाला, कि पिछोला झील कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछोला उदयपुर, तो मत्स्य संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है वो है उदयपुर में। फिर हम बात करें राजस्थान राजस्व अनुसंधान, जो राजस्व मंडल वो भी कहाँ है अजमेर में, तो राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है यह है अजमेर में, और राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में। फिर अपने पास है बेर एवं खजूर अनुसंधान, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं जो कि किसी केंद्र के रिगार्डिंग या फिर किसी संस्था से संबंधित है, यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुट होते हैं, तो ये हमें याद रखने। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपना है नेक्स्ट गोपालन विभाग। इसकी स्थापना की गई थी 13 मार्च 2024 को, स्थापना होती है 13 मार्च 2024 को, और इसका उद्देश्य है जो राज्य में मवेशियों की देसी नस्लें हैं, जो राज्य में मवेशियों की देसी नस्लें उनका किस तरह प्रसार संरक्षण विकास, प्रसार संरक्षण विकास, तो राज्य में मवेशियों की देसी नस्लें उनका प्रसार है संरक्षण है विकास किस तरह किया जाए, इस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की जाती है गोपालन विभाग की, जो कि 13 मार्च 2024 को, 13 मार्च 2024 को राज्य में मवेशियों के संरक्षण प्रसार विकास के उद्देश्य के साथ गोपालन विभाग की स्थापना होती है। और इस प्रयोजन के लिए मतलब जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोपालन गोवंश संरक्षण के तहत सतत विकास एवं समृद्ध निधि नियमों, सतत विकास एवं समृद्ध निधि नियमों के तहत कांजी हाउस या गौशाला या फिर नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। राजस्थान में गौशाला या फिर कांजी हाउस है, नंदीशाला है, इनका विकास किया जा सकता है ताकि मवेशियों की जो देसी नस्लें हैं उनका प्रसार है संरक्षण है विकास सुनिश्चित किया जा सके। और इस योजना के तहत, इस विभाग के तहत जो वध से बचाए गए हैं उन गोवंश योजना के तहत, वध से बचाए गए गोवंश योजना के तहत बड़े मवेशियों के लिए तो 40 रुपये प्रतिदिन, वहीं छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये। जो वध से बचाए गए हैं गोवंश योजना के तहत जो बड़े मवेशी हैं उनके लिए 40 रुपये प्रतिदिन, वहीं छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की सहायता का प्रावधान है। 20 रुपये और 40 रुपये, जो बड़ी मवेशियाँ उनके लिए 40 रुपये, जो छोटी मवेशियाँ उनके लिए 20 रुपये सहायता का प्रावधान है। फिर हम आगे देखते हैं डेयरी विकास। डेयरी विकास कार्यक्रम है वो सहकारी समितियों के माध्यम, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम है वो सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता है, सहकारी समितियों के माध्यम से यह संचालित होता है। राज्य में जो डेयरी विकास के लिए शीर्षस्थ संस्था है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेड RCDF, RCDF वो शीर्षस्थ संस्था है जिसका कार्यालय है जयपुर में, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जो कि जयपुर में। वहीं बात करें जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है, जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है उनकी संख्या 24 है, जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है उनकी संख्या 24 है। वहीं दूध सहकारी समितियां हैं 18,781, 18,781 दूध सहकारी समितियां, 18,781 दूध सहकारी समितियां हैं तथा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है उनकी संख्या 24 है।
इनकी संख्या 24 है। दूध सहकारी समितियों की संख्या 18,781। 18,781 दूध सहकारी समितियां हैं तथा दूध उत्पादक सहकारी संघ है। दूध उत्पादक सहकारी संघ 24 है, दूध सहकारी समितियां 18,781। वहीं बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष जो गया है 2023-24, उसमें आरसीडीएफ से संबंध सभी दूध समूह ने प्रतिदिन 33.63 लाख किलोग्राम 33.63 लाख किलोग्राम दूध संग्रहित किया है। टोटल मिलक है वो 33.63 लाख किलोग्राम कलेक्ट किया। 33.63 लाख किलोग्राम वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीडीएफ तथा उससे जो कनेक्टेड है, उससे जो अलाइड संस्थाएं हैं, उनके द्वारा 33.63 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध है वो संग्रहित किया गया है। फिर हम देखते हैं आगे मत्स्य पालन। जल संसाधनों के आधार पे हम बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज के आधार पे राजस्थान का भारत में 10वां स्थान है। यदि हम बात करें कि राजस्थान में टोटल जो वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी जो संख्या है, उसके दृष्टिकोण से राजस्थान का भारत में स्थान है 10वां। राजस्थान है 10वें स्थान पे। ये हमें याद रखना है कि राजस्थान में है वो जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। वहीं जो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान है जिसका कार्यालय है मुंबई में। इनके द्वारा एक सर्वे, एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसके अनुसार राज्य में 80,000 मेट्रिक टन से अधिक 80,000 मेट्रिक टन से अधिक की उत्पादन क्षमता है, मत्स्य उत्पादन क्षमता है। जो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई है, उनके द्वारा एक स्टडी की गई और उनके अनुसार 80,000 मेट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन क्षमता राजस्थान में है। 80,000 मेट्रिक टन से अधिक की क्षमता है। वहीं बात करते हैं वर्ष 2023-24 में 91,349 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ। लक्ष्य था अपना 92,000 मेट्रिक टन, लक्ष्य था 92,000 मेट्रिक टन। टोटल उत्पादन हुआ है 91,349, 91,349.43, 91,349.43 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है। लक्ष्य था 92,000 का। तो यहाँ पे हमने देखा कि मत्स्य पालन में जो जल संसाधन है उनमें भारत में राजस्थान का स्थान है 10वां। जो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई है, उनकी स्टडी के अनुसार राजस्थान में 80,000 मेट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन की क्षमता है। जबकि 2023-24 में 91,349, 91,349.43, 91,349.43 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ, जबकि अपना लक्ष्य था 92,000 का। लगभग ये हमने कंप्लीट किया है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक अपना वानिकी। राज्य में कुल घोषित वन है उसमें 32,921, राज्य में जो कुल घोषित वन है उसका 32,921 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल घोषित वन है वो राजस्थान का है 32,921 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9.61, 32,921 कुल घोषित क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9.61, क्योंकि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल एरिया है 3,42,239 है। उसमें से घोषित वन क्षेत्र है 32,921 जो कि 9.61%, जो कि 9.61% है। तो यहाँ पे हमने देखा कुल घोषित वन क्षेत्र है 32,921 वर्ग किलोमीटर जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9.61%। फिर हम बात करते हैं वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 4.87%। वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 4.87%। वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 4 उसमें वन क्षेत्र तथा उसके बाहर अवस्थित, वन क्षेत्र तथा बाहर अवस्थित, जो कि वन क्षेत्र तथा उसके बाहर का जो क्षेत्र है वो है 4.87%, 4.87%। वहीं हम बात करते हैं भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र है उसमें 25.45, जो कुल वन आच्छादित क्षेत्र है उसमें 25.45% की ग्रोथ हुई है,
25.45%, 25.45 वर्ग किलोमीटर, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो कुल क्षेत्र है वन आच्छादित, उसमें 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राजस्थान में कुछ क्षेत्र है वो संरक्षित किए गए हैं और उनकी टोटल है 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। राजस्थान में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र है वो स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र है वो स्थापित किए गए। टोटल राजस्थान में औषधीय पौध संरक्षण हेतु 21 औषधीय पौध 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। ये हमें ध्यान रखना है, 21 औषधीय पौध। वहीं बात करें हम राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, टाइगर रिजर्व है 25 है, संरक्षित क्षेत्र 36 है। जो संरक्षित क्षेत्र है वो 36 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, टाइगर रिजर्व 5 है। जो वन लाइनर वाले ऑब्जेक्ट टाइप एग्जाम होते हैं जैसे सीटी है, इन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कितने संरक्षित क्षेत्र है, कितने टाइगर रिजर्व है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने। तो ये हमें ध्यान रखना है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व है, 36 संरक्षित क्षेत्र, 36 संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क भी स्थापित किए गए जो कि जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। 4 बायोलॉजिकल पार्क है जो कि जयपुर, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर। 4 बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में, 4 बायोलॉजिकल पार्क भी स्थापित हैं। बायोलॉजिकल पार्क जो कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 4 बायोलॉजिकल पार्क भी स्थापित किए गए हैं या विकसित किए। वहीं 2023 में विश्व का 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 37,900 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य था। जो विश्व का कार्यक्रम है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसके अंदर वृक्षारोपण का लक्ष्य था 37,900 हेक्टेयर भूमि पे। 37,900 हेक्टेयर भूमि पे वृक्षारोपण का लक्ष्य था। वहीं हमने अचीव क्या है, 1,12,290, 1,12,290.33 हेक्टेयर, 1,12,290.33 हेक्टेयर में हमने वृक्षारोपण, लक्ष्य था 37,900। तो लक्ष्य से बहुत ज्यादा हमने वृक्षारोपण किया है और इसके संबंधित विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए गए थे। एक पौधा है माँ के नाम, ये भी एक कार्यक्रम संचालित किया गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहकारिता। सहकारिता से संबंधित अभी हाल ही में जो सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम हुए उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और सहकारिता पे सरकार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि कुछ टाइम पहले केंद्र सरकार द्वारा भी जो सहकारिता मंत्रालय उसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सहकारिता में शीर्ष स्तर पर 23 संघ, 24 मिलियन यूनियन, 38 उपभोक्ता होलसेल भंडार, 8,273 प्राथमिक कृषि ऋण, दात्री सहकारी समितियां, 278 सामान्य क्रय विक्रय, फल सब्जी आदि समितियों की स्थापना की और टोटल 41,419 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत। 41,419 टोटल है वो सहकारी समितियां हैं वो पंजीकृत है, जबकि संघ है 23 और मिल्क यूनियन है 24। कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने, जैसे संघ की बात करिए है 23, मिल्क यूनियन है यह है 24, उपभोक्ता होलसेल है यह है 38 और सामान्य क्रय विक्रय 38। टोटल जो पंजीकृत सहकारी समितियां 41,419, 41,419 सहकारी समितियां देश जो अपना राजस्थान प्रदेश है इसमें पंजीकृत है। वहीं बात करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक है वो 29 है और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है वो 36 है, 36 29। केंद्रीय सहकारी बैंक है वो 29 है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है वो 36 है और इनके द्वारा कृषि ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण सहित साख सुविधाएं जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग ऋण देना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो साख सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो इनका मुख्य उद्देश्य होता है।
यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स देखे, इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे, ये तैयार हो जाए। जैसे हमने देखा 23 संघ है, 24 मिलियन यूनियन है, मिल्क यूनियन है, 38 होलसेल है, सहकारी समितियाँ टोटल 41,400। टोटल सहकारी समितियाँ जो राजस्थान में पंजी 41,400। वहीं हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है, प्राथमिक सहकारी भूमि बैंक है वो 36 है। यहाँ पे हमने देखा कि सहकारिता के रिगार्डिंग कुछ। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है भंडारण। और जो राज्य में सहकारी संस्थाएं या समितियां हैं, 8,842 गोदाम निर्मित है। 8,842 गोदाम निर्मित है टोटल राजस्थान में। और ये जो कृषि उपज है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर खाद्यान्न भंडारण हेतु। यदि हम बात करें भंडारण के रिगार्डिंग, टोटल 8,842 गोदाम निर्मित है। और उद्देश्य होता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। जो पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर जो ग्रामीण विकास है उसके लिए जो योजनाएं हैं के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण हेतु गोदामों की स्थापना की गई। तो यह हमारी चर्चा थी एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर से संबंधित। यहाँ हमने विभिन्न फैक्ट देखे, जिसमें हमने सहकारिता है, पशुपालन है, मत्स्य है, वानिक है इत्यादि टॉपिक को कवर किया है। और अब जो एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर है, इससे संबंधित कुछ स्कीम्स है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, चाहे वो मेंस वाली एग्जाम हो या किसी प्रीलिम्स के एग्जाम हो। मतलब हर एग्जाम में स्कीम्स से एक या दो क्वेश्चन श्योर पूछे ही जाते हैं। तो हम आगामी कक्षाओं में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जिसमें 5-6 जो सेम योजनाएं जिनके प्रावधान सेम है, जिनमें केंद्र राज्य का हिस्सा लगभग इक्वल हो, तो इस टाइप से हम इस टॉपिक की जो योजना है वो नेक्स्ट किसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। और अब अपना जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।